से संबंधित टॉपिक हम बात कर रहे थे और इसमें आज हम एक और जनजाति बद्दू जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। बद्दू आदिवासी और चलवासी यानी कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले पशुपालक हैं जो कि अपने शिकार और चरागाहों और जल के लिए दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप जो है उसके उत्तरी भाग में रहते हैं। बद्दू जो है इसका शाब्दिक अर्थ भ्रमणशील या खानाबदोश होता है। ये मध्य सीरिया से लेकर के दक्षिण में अरब मरुस्थल के उत्तरी भाग तक फैले हुए मिलते हैं और मरुस्थलीय जलवायु होने के कारण जल और चारा यहाँ पर सीमित है, जिसकी वजह से ये लोग अपने परिवार और पशुओं के साथ निरंतर स्थानांतरित होते रहते हैं। ये लोग यहाँ से इनका माइग्रेशन होता रहता है। बद्दू लोग समूह में विचरण करते हैं, ठीक है। ये लोग एक ग्रुप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते हैं और आधुनिक सभ्यता से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। अनाजा जो है वो बद्दुओं का वो समूह है जो दक्षिण पश्चिम एशिया में रहते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में बद्दू लोगों का जो सामूहिक रूप से ये लोग अनाजा कहलाते हैं। और रुबाला जो है ये उच्च बद्दू वर्ग समूह है जो कि बहुत ही महत्व रखता है और जिनका प्रमुख व्यवसाय जो है वो ऊंटों को पालना है। अगर आप ये मैप देखेंगे तो इसमें इनका निवास क्षेत्र बताया गया। ये फारस की खाड़ी, ये लाल सागर, ये अरब प्रायद्वीप वाला जो भाग है, ये सऊदी अरब, इराक, सीरिया, जॉर्डन, ये इस वाला ये शेरिड वाला जो भाग है, इस क्षेत्र में बद्दू लोग जो हैं ये लोग निवास करते हैं। यानी कि अरब प्रायद्वीप जो है इसके उत्तर भाग में हमद और नेफद के मरुस्थल में बद्दू लोगों का निवास क्षेत्र है और यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो लगभग 10 लाख के तकरीबन है। हमद से तात्पर्य है मुख्य रूप से चट्टानी मरुस्थल। हमद जो है ये चट्टानी मरुस्थल है और यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जबकि नेफद जो है ये रेतीला मरुस्थल है जिसपे चारों ओर दूर दूर तक रेत का विस्तार है। और नेफद और हमद में छोटी छोटी घासें भी उगती हैं जो कि ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। जब गर्मी तेज पड़ती है तो उस समय ये घास सूख जाती है, ठीक है। और नेफद और इसके दक्षिण में है रूबल खाली मरुस्थल। रूबल खाली क्या है? नेफद के दक्षिण में अरब का विशाल मरुस्थल है जो कि जल के अभाव और पूर्णतः बालुकामय होने के कारण लगभग निर्जन है। यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करें, बद्दू के निवास क्षेत्र जो है यानी कि अरब प्रायद्वीप का उत्तरी भाग जो है, यहाँ पर गर्मी के महीने यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है। यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है और दिन में तेज धूप और तेज हवाओं के कारण यहाँ पर धूल भरी आंधियां भी चलती हैं, लेकिन वर्षा नहीं होती है। जबकि शीतकाल की अगर हम बात करें तो शीत ऋतु यानी कि दिसंबर से जनवरी फरवरी तक यहाँ बहुत अधिक शीतल रहता है और इस समय तापमान कभी कभी हिमांक तक पहुंच जाता है और रात में पाला भी पड़ता है, हिमपात भी होता है कभी कभी, ठीक है। अक्टूबर के बाद पश्चिमी विक्षोभों से इस क्षेत्र में हल्की बारिश होती है जो कि वनस्पति और पौधों की जड़ें जो कि गर्मी में सूख जाती हैं वो इस बारिश से वापस से पुनर्जीवित हो जाती हैं। गर्मी में यह प्रदेश पूर्ण रूप से मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। ये तो बात हुई बद्दू लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की जलवायु के बारे में। अब हम अगर बद्दू लोगों के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो बद्दू लोग दक्षिण पश्चिम एशिया के आर्मेनाइड और भूमध्य सागरीय यानी कि काकेसाइड प्रजाति जो है उनकी मिश्रण से उत्पन्न हुई जाती है और इनका कद जो है वो सामान्य होता है यानी कि 160 से लेकर के 167 सेंटीमीटर तक इनका चेहरा लंबा होता है और चेहरा लंबा होता है और इनका कद छोटा होता है। नेत्र काले और बाल काले होते हैं। इनकी त्वचा का रंग जो है वो थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है। बद्दुओं की अगर हम भोजन की बात करें तो इन लोगों को ऊँटनी का दूध जो है वो इनको बहुत पसंद होता है और मुख्य इनका भोज्य पदार्थ जो है वो ऊँटनी का दूध है। कच्चे दूध
कच्चे दूध पीने के साथ साथ ये लोग दही, पनीर, मक्खन आदि का भी प्रयोग करते हैं। और ऊँटनी के खट्टे दूध में ये लोग, जो इनका दैनिक भोजन होता है, उसको पकाते हैं। ये लोग जौ, मक्का आदि की रोटी खाते हैं। मांस भी इनके भोजन में शामिल होता है। ये लोग कहवा के प्रेमी होते हैं और अतिथि सत्कार के समय ये लोग कहवा का प्रयोग करते हैं। ये लोग बकरियों के दूध और मांस का भी प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब अगर हम बद्दुओं के वस्त्र की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु जो है वो बहुत अधिक गर्म होती है, हम जानते हैं। तो उसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ही हल्के, ढीले ढाले और सूती वस्त्र ही पहनते हैं। जो इनमें पुरुष हैं और वो लोग तो चोगा पहनते हैं, जिसमें या फिर कुर्ता पजामा पहनते हैं। ठीक है, भेड़ की बाल और खाल से निर्मित जैकेट भी पहनते हैं। धूप से बचने के लिए ये लोग सिर पर टोपी या पगड़ी बांधते हैं। जबकि स्त्रियां जो हैं वो सूती कपड़े के मुलायम और हल्की यानी ढीले ढाले से कपड़े पहनती हैं। अगर हम बद्दू लोगों के शिविर और तंबू की बात करें तो घुमक्कड़ जनजाति होने के कारण बद्दू लोग स्थायी घर नहीं बनाते हैं। जहां कुछ दिन के लिए ये लोग निवास करते हैं, वहां खाल और कपड़े के बने हुए छोटे छोटे तंबू तान लेते हैं और फिर जब स्थानांतरण करते हैं तो अपने तंबुओं को साथ में उखाड़ कर ले जाते हैं। प्रवास के समय ये लोग इन तंबुओं को पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते हैं और जहां इन्हें आवश्यकता होती है वहां पर रास्ते में ये लोग उन्हें गाड़ देते हैं और फिर स्थानांतरित होते समय उखाड़ लेते हैं। तंबू लगाने के स्थान का चुनाव जो है वो बद्दू लोगों का मुखिया करता है। और मुखिया का तंबू जो होता है वो केंद्र में लगाया जाता है और उसके चारों और अन्य जो लोग होते हैं उनके तंबू लगाए जाते हैं। तंबू के अंदर कपड़ा या चमड़ा लगाकर उसे खंडों में विभाजित करते हैं ये लोग। और तंबू में स्त्रियों का, बच्चों का, पुरुषों का अलग अलग खंड होता है। ये लोग तंबू लगाने का कार्य जो है इनमें वो स्त्रियां करती हैं, जबकि पशु चराने का कार्य जो है वो बच्चे और पुरुष लोग करते हैं। ये लोग मौसमी प्रवास करते हैं, जैसा कि बताया था मैंने अभी, स्थानांतरण चलता रहता है इनका। बद्दू लोग गर्मियों में सितंबर तक तो ये लोग हमद के उत्तर पश्चिम भाग में रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ चरागाह और जल स्रोत मिल जाते हैं इन्हें। जबकि संपूर्ण दक्षिणी भाग इस समय जल और चारा विहीन रहता है। सितंबर से छोटे छोटे बिखरे हुए समूहों में ये लोग दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं और बसंत ऋतु यानी कि अप्रैल तक ये लोग नेफत के मरुस्थल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जाड़े में थोड़ी वर्षा के बाद विस्तृत क्षेत्र में ये लोग फैल जाते हैं, क्योंकि दक्षिण में भी उस समय क्या होता है कि जलाशय और छोटे छोटे चरागाह जो होते हैं वो इन्हें उपलब्ध हो जाते हैं। गर्मी में ये लोग वापस अपने उत्तरी भाग यानी सिरबन नदी के आसपास क्षेत्र में ये लोग एकत्रित होते हैं। शेख जो होता है वो बद्दू जाति का मुखिया होता है और एक प्रवासी झुंड जो होता है जिसमें कि लगभग 50 से 100 लोग तक शामिल होते हैं, उस समूह का ये मुखिया होता है, शेख कहलाता है वो। अब अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें बद्दू लोगों की, तो प्रतिकूल जलवायु के कारण बद्दू लोगों के आर्थिक व्यवसाय पूरी तरह से पशुपालन पर ही आधारित है। ऊंट जो है वो इनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है, जिसके द्वारा अन्य लोगों से ये लोग भोजन पदार्थ और कीमती वस्तुएं भी प्राप्त करते हैं। और ये ऊंट जो है ये इनकी प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होता है। धनी शेख के पास कई ऊंट होते हैं। बद्दू लोग कृषि कार्य को नीचा मानते हैं, इसलिए ये लोग कृषि कार्य में कम रुचि लेते हैं, जबकि पशुपालन ये लोग अधिक करते हैं। कृषि जो है, बद्दू लोग केवल सीमित संख्या में ही मरुद्यानों में जल प्राप्त होने वाले स्थान पर ही कुछ फसलें उगाते हैं, जिनमें कि खजूर, जौ, मक्का, फलियां, खरबूजे, सब्जियां आदि होती हैं और ये थोड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। मरुद्यानों की खेती जो है वो सघन प्रकार की होती है, जिसमें कि ये लोग बागवानी और फलों के उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं। अपने ऊंट, घोड़े, पशु उत्पादों आदि को ये लोग क्या बेच करके बदले में जो आसपास लोग रहते हैं उनसे ये लोग जौ, आटा, वस्त्र, कहवा, खजूर, आग्नेय अस्त्र आदि आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। अब अगर हम पशुपालन की बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन ही है। पालतू पशुओं में ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर आदि शामिल हैं।
रुवाला जो लोग हैं, बद्दू लोग, ऊंट पालने वाले बद्दू लोग हैं ये, और इनका सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है वो ऊंचा होता है। भेड़ बकरी पालने वाले बद्दू का स्तर निम्न होता है। ऊंट घोड़े सवारी हेतु, भेड़ बकरियां दूध मांस चमड़े प्राप्ति हेतु पाले जाते हैं। जीवन का आधार जो है वो इनका ऊँटनी का दूध, बाल और चमड़े होते हैं। ऊँट की अगर हम बात करें, क्योंकि ऊँट का विशेष महत्व है बद्दू लोगों में, तो ऊँट इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। यह रेगिस्तान के अनुकूल पशु है। कई दिनों तक बिना पानी पिए ये जीवित रह सकता है, हम सब जानते हैं। और ये अपने कुबर में चर्बी को सुरक्षित रखता है, और एक बार 15-20 गैलन पानी पीकर ये 10 से 20 दिनों तक जीवित रह लेता है। इसके पैर लंबे गद्देदार होते हैं जो कि बालू में इसको तेज दौड़ने में मदद करते हैं, और ऊँट जो है वो इन लोगों का बोझा ढोने के भी काम आता है। एक दिन में ऊँट लगभग 150 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अगर बद्दू लोगों के सामाजिक संगठन की हम बात करें, तो रुवाला बद्दू अनेक समूहों में विभक्त होते हैं तथा सभी पितृ प्रधान समाज आधारित होते हैं। एक परिवार में 3 से 4 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, और सामूहिक नाम इनका अनाजा या अनेजिया होता है। प्रत्येक उपसमूह का अपने वस्त्र, लबादे, टोपी, पगड़ी के रंग या उनकी बनावट, उनकी काठी, थैलों की सजावट आदि के आधार पर प्रत्येक वर्ग जो है वो पहचाना जाता है। बद्दू जाति में रक्त संबंध जो है वो सुदृढ़ और शक्तिशाली होते हैं। अगर इनके धर्म की बात करें, तो बद्दू लोग मुख्यतः इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, और बद्दुओं में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ये लोग 4 पत्नियों तक ये लोग रखते हैं कई बार। अपनी सगी बहन के अतिरिक्त किसी से भी ये लोग विवाह कर सकते हैं, और इनमें दास प्रथा भी प्रचलित है। कुछ लोग जैसे कि लोहार, तंबूकार, सेवक आदि का कार्य करने वाले लोग दास की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बद्दू लोगों के स्वभाव की बात करें, तो बद्दू लोग वीर, युद्ध कौशल में निपुण और युद्ध प्रिय होते हैं। कमजोर समूहों वाले क्षेत्रों पर शक्तिशाली बद्दू जातियां आक्रमण करके उनके पशुओं को छीन लेती हैं और उन्हें क्षेत्र से भगाने का भी प्रयास करती हैं। सूखा यानी कि अकाल और चारे पानी की कमी के समय छापामार और लूटमार आक्रमण की घटनाएं जो है वो इस क्षेत्र में अधिक होती हैं। बद्दू पशुपालक होने के साथ साथ युद्ध के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। अधिकतर लोग रात में छुपकर व्यापारी लोगों पर हमला करते हैं और यात्रियों से लूटपाट भी करते हैं। प्राय यात्री और अतिथि का स्वागत और सुरक्षा भी ये लोग करते हैं। स्वभाव से बद्दू लोग ईमानदार और अतिथि प्रेमी होते हैं। व्यवसाय से ये लोग पशुपालक हैं, और सामाजिक दृष्टि से ये लोग योद्धा और विजेता होते हैं। चरागाहों पर अधिकार जो है वो इनका बदलता रहता है, अतः उसकी सुरक्षा हेतु ये लोग सैनिक संगठन रखना अनिवार्य होता है। सभी युद्ध के लिए प्रशिक्षित होते हैं सभी बद्दू लोग, और शरण में आए हुए लोगों की ये लोग रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करते हैं। मरुद्यान में भरण पोषण की कमी, कठोर परिश्रम, वातावरण में प्रबल शारीरिक सहन शक्ति, ऊंट व घुड़सवारी और शस्त्रों का प्रयोग आदि ने भ्रमणशील पशु चारक को उत्कृष्ट सैन्य शक्ति जो है वो प्रदान करी है। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है बद्दू जनजाति वाला, ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।